हेलो बच्चों, तो आज हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है और इसी के साथ में इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। एक बात बताता हूं, नीट के अंदर कम से कम 6 से लेके 7 क्वेश्चन आएंगे और देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं या नहीं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपको इवोल्यूशन इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं जो मैंने पढ़ा दिया है। पूरा इससे कवर हो रहा है आपका ह्यूमन इवोल्यूशन भी और इवोल्यूशन भी। तो आज 16 लेक्चर है ओवरऑल और ह्यूमन इवोल्यूशन में सेकंड लेक्चर है। तो इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं आपके सामने डिफरेंस के लिए ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ये जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ह्यूमन का और ग्रेट एप्स के इंसेस्टर शुरू में एक ही थे और किस प्रकार इवोल्यूशन हुआ है। तो ये माना गया है कि जो लेट मायोसीन एज और अर्ली प्लियोसीन एज जो एज मानी गई है जिसकी द इंसेस्टर ऑफ बोथ एप्स एंड मैन, तो वहां से स्टार्ट करते हैं, वो है ड्रायोपिथेकस। ये है सबसे पहले है ड्रायोपिथेकस। तो जो ड्रायोपिथेकस अफ्रीकेनस है उसी को कहते हैं प्रोकंसल, जो कि इंसेस्टर है ऑफ द बोथ मैन एंड ग्रेट एप्स। ये मोर गोरिल्ला लाइक था या ग्रेट एप्स लाइक था देन द ह्यूमन बीइंग। और ये नुक्कल्स बैच चलता था, वॉकिंग ऑन दी नुक्कल्स। ये स्टेट वॉक नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत देर स्टेट हो जाना अनदर बात है, पर ये क्वाड्रुपल था अभी भी, क्योंकि ये नुक्कल्स का सहारा लेता है। इनका इनको कहते हैं नुक्कल्स वॉकिंग होती है। इसे भागा नुक्कल्स वॉकिंग। आप देखो एक हमेशा नुक्कल्स का सहारा लेते हैं, तो नुक्कल वॉकिंग था ड्रायोपिथेकस। इसका टाइम पीरियड हम आपको पहले बता चुके हैं, वो 15 से लेकर के 15 to 20 मिलियन ईयर्स एगो की कहानी है। ये एज जो है ये लेट मायोसीन की है। ये जो ड्रायोपिथेकस अफ्रीकेनस थे, ये जो शुरू में मिले ये अफ्रीका में मिले इनके फॉसिल, तो नाम आ गया उनका ड्रायोपिथेकस अफ्रीकेनस। ये जो थे अफ्रीकेनस के जो थे ड्रायोपिथेकस अफ्रीकेनस के जो फॉसिल मिले थे वो लेट मायोसीन के थे। कुछ साल बाद या कुछ मिलियंस के बाद में क्या हुआ, प्लियोसीन। आप कहेंगे आपने तो कहा था प्लियोसीन में कोई मिलता ही नहीं है फॉसिल, अब लेयर नहीं मिल सकता। प्लियोसीन एज में एक शिवालिक हिल्स, ये पिंजौर जगह है चंडीगढ़ के पास, हरियाणा में। पिंजौर हरियाणा को बिलोंग करता है, वहां पर शिवालिक हिल्स। वहां बिल्कुल ऐसा ही अफ्रीकेनस जैसा ही था, उसको नाम दिया गया था शिवापिथेकस। क्या दिया था नाम? शिवापिथेकस। तो शिवापिथेकस मिला, उसकी एज कौन सी थी जो मैंने लिख दिया आपको, प्लियोसीन। इसलिए बोला जाता है वो प्लियोसीन एज का था और बिल्कुल उससे मिल रहा था, तो शिवापिथेकस था। तो शिवापिथेकस शिवालिक हिल्स में फॉसिल मिलने के कारण उन ड्रायोपिथेकस को नाम दिया शिवापिथेकस। तो शिवापिथेकस कंटेम्परेरी है ड्रायोपिथेकस। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे शिवापिथेकस रामापिथेकस होते हैं या ये ड्रायोपिथेकस होते हैं, तो आप कहेंगे ये ड्रायोपिथेकस होते हैं। ठीक बात है। तो ये जो है शिवापिथेकस जो है ये दोनों के इंसेस्टर हैं, बोथ मैन एंड एप्स। पर ये रिजेंबल ज्यादा किसे कर रहे हैं? एप्स को, क्योंकि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी बहुत कम है, 300 से लेके 350 सीसी के आसपास है। मोर एप्स लाइक हेयर्स खूब है बॉडी पर। ये स्ट्रेट वॉक कर ही नहीं सकते क्योंकि ये नुक्कल चाहिए। अब इनके बाद में ड्रायोपिथेकस से डिराइव हुए हैं, ड्रायोपिथेकस से नेक्स्ट स्टेज है वो है रामापिथेकस। ये जो रामापिथेकस है इनके फॉसिल जो मिले हैं
जो अफ्रीका में है, केन्या जो कंट्री है, तो वहां इनको नाम किया गया इन रामापिथेकस को ही। रामापिथेकस का ही नाम, केन्या में क्या नाम बोला गया उनको? केन्यापिथेकस। कुछ लोग क्या करते हैं, रामापिथेकस के बाद में केन्यापिथेकस दिखा के चलते हैं। वो क्यों दिखा के चलते हैं मुझे बताऊं? क्योंकि पहले रामापिथेकस जो फॉसिल थे शिवालिक हिल्स में पाए गए थे, बाद में वो फॉसिल कुछ जो है ऐसे ही बिल्कुल फॉसिल केन्या में मिले, तो उसके बाद में केन्यापिथेकस बना देते हैं उस स्टेज में। पर वो जो केन्यापिथेकस थे उनकी रिजेम्बलेंस हाईली रिजेम्बल रामापिथेकस थे, इसलिए हम यहाँ पे केन्यापिथेकस को रामापिथेकस के बाद काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ हमने शिवापिथेकस को ड्रायोपिथेकस के बाद काउंट नहीं किया था। आगे बात समझ में आपको? तो इसलिए हमने क्या कर दिया, रामापिथेकस ही माना इनको भी हमने, केन्यापिथेकस। ये डेफिनेटली मैन लाइक थे, ये डेफिनेटली मैन के एंसेस्टर है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रोबेबली दे वॉक ऑन दी हाइंड लेग्स, यानी बाइपिडल लोकोमोशन। शॉर्टी नहीं कहा जा सकता, पर ये प्रोबेबली दे वॉक इरेक्ट, क्योंकि ऑन हाइंड लिम्स। बेटा एक बात जान लो आप, अगर वो दो पैरों पर नहीं चल रहे होते तो वो सबसे पहले इंसेस्टर नहीं माना जाते, क्यों? मैन का इंसेस्टर तो सबसे पहले वो माना जाएगा ना जो दो पैरों पर चल रहा होगा, क्यों? हम दो पैरों पर तो चलते हैं, जब वो चली चार पैरों पर आया तो दोनों का इंसेस्टर हुआ ना। इसलिए ये बात बोली गई है कि दे प्रोबेबली वॉक इरेक्ट ऑन दी हाइंड लेग। पर कोई कहे कि एविडेंस दो, तो भैया आप ये बताओ केन्यापिथेकस से रामापिथेकस पकड़ के कहां से लाएंगे? वो तो जो है सभी साइंटिस्टों का अपना जो है, जियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का अपना एक ओपिनियन होता है, जितने ज्यादा फॉलो करते हैं उसको मान लेते हैं। तो ये टाइम बी पीरियड कौन सा है? ये मायोसीन का है, नहीं ये जो है प्लियोसीन का है, वही पीरियड है आसपास का। इसको ज्यादा नहीं मानो तो 14 से लेके 15 मिलियन ईयर्स मान लो। हाँ एक बात बता दूं, जो डेफिनेटली वॉकिंग ऑन टू पैर पे ये श्योर है, वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद आएंगे जिसे सदर्न एज मैन भी कहते हैं, जो अफ्रीका में मिले। हाँ एक बात मैं आपको पहले बता दूं, जितनी ह्यूमन की जो ये सृष्टि है, मैक्सिमम जो फॉसिल मिले हैं, एक तो ये मिले हैं अफ्रीका में, केन्या, तंजानिया, इथियोपिया, ये जो रीजन है यहाँ, और एक मिले हैं सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में कौन आता है? चाइना, जावा, इंडिया। इंडिया की शिवालिक हिल्स आपने देखा होगा, चाइना, जावा, इंडिया, ये कौन सा है? सेंट्रल एशिया। तो ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमंस का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका से एंड सेंट्रल एशिया से हुआ है, आज जितनी ह्यूमन रिसर्च है। और जो अफ्रीका में मैंने बता दिया, इथियोपिया, तंजानिया, केन्या मेन रीजन ये हैं, और नामीबिया भी है। ये सेंट्रल अफ्रीका भी है और वेस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका, ये है एक्चुअली में ईस्ट, साउथ है थोड़ा सा नीचे को, और ये थोड़ा सा ईस्ट पे है। जैसे केन्या देखोगे तो ईस्ट पे है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, जो अगर आप पॉलिटिकल मैप देखें तो ये थोड़ा सा ईस्ट अफ्रीका है और सेंट्रल है और साउथ भी है। तो इसलिए अब ये इतनी सारी बातें बोलने उससे अच्छा है कि आप खाली अफ्रीका ही बोल दो या उनके जो है कंट्रीज के नाम बोल दो, नामीबिया, केन्या, इथियोपिया, ये सब यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ। पर ज्यादा फॉसिल कहाँ मिले? अफ्रीका में, ऐसा नहीं सेंट्रल एशिया में कम मिले। इसलिए आज ही बहस होती है कि मैन कहाँ से है, आज का मैन। उसके बाद फिर जब मैन इवॉल्व हुआ था, आज तो हम ये मानते हैं कि अफ्रीका से वो है, सभी की संतान अफ्रीकन मदर है, और वो फिर जो मेडिटेरेनियन सी के पास आकर के कैसे छिपा गए, पूरे वर्ल्ड में फैल गए, ऐसा माना जाता है। तो ये हो गया रामापिथेकस। रामापिथेकस के बाद में अब आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसको मैं यहाँ से उठा देता हूँ, आसानी तक मिलेगी, समझ में अच्छा जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन सा है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनको
इनको अफ्रीकन एग मैन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो फॉसिल मिला था एक बच्चे का मिला था अफ्रीका से। सदर्न एग भी कहते हैं इसको, सदर्न एग, क्योंकि इसमें जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कई हैं, जैसे एक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, सबसे पहले ये देखा गया था। एक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफारेंसिस और एक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयसी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस। आपको बहुत सारे स्पीसीज और भी बता सकता हूं आपको। ये सबसे पहले मैं जो जिसका स्पीसीज देखा गया था, जो जिसका फॉसिल पाया था, वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। खोजा किसने था? इसको कहते हैं त्वांग बेबी। अब आप कहोगे त्वांग बेबी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एक बच्चे का सिर था, ये फॉसिल मिला था, त्वांग बेबी इसलिए कहते हैं त्वांग बेबी। तो बच्चे की तो जो क्रेनियल कैपेसिटी कम होगी वो तो जो 300 से लेकर के 350 के बीच में होगी, पर एवरेज में कुछ और होगी, बताएंगे आपको। ये सबसे पहले इसमें होता है। और खोजने वाला कौन था? वो साइंटिस्ट रेमंड डार्ट, जो इसको खोजने वाला था उसका नाम था रेमंड डार्ट। उसके बाद आपको बताऊं, जो बॉयसी खोजने वाला था, बॉयसी, वो था लीकी। लीकी साइंटिस्ट था, उसके नाम पे हो गया बॉयसी को लीकी मैन। ये है रोबस्टस एप मैन, रोबस्टस था, रोबस्टस। और जो एफारेंसिस है ये बहुत रिसेंटली अभी खोजा गया 1980 के आसपास, और खोजने वाला था इसको, ये एक लेडी का है, एक औरत का है, इसे इसको नाम दिया, ल्यूसी ने खोजा था, ल्यूसी। तो इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस को ल्यूसी भी कहते हैं, ल्यूसी। ल्यूसी जैसे कि आप जानते हो औरत का, लेडी का नाम होता है ल्यूसी, तो ये औरत का था फॉसिल, ये था, ये सब हो चुका है। एवरेज में हम क्या मानते हैं कि क्रेनियल कैपेसिटी एवरेज मिला होता है 450 से लेकर के 600 सीसी ओवरऑल, ये ले जाओ, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई 450 से, हालांकि आप 400 भी लिख सकते हो। ये है इतनी चीज, क्योंकि बच्चे की तो कम होगी। तो सबसे पहले ये खोजा गया था अफ्रीकेनस, जिसे त्वांग बेबी, त्वांग एक वैली है, वहां खोजा गया था, उसके नाम पे त्वांग बेबी। ल्यूसी एक औरत के नाम पर ल्यूसी ने खोजा, ये ल्यूसी एक और औरत का था जिसे नाम के ल्यूसी ने खोजा, नाम दे दिया ल्यूसी। बॉयसी लीकी मैन, इसको लीकी एक मैन या लीकी मैन। रोबस्टस मैन, ये सदर मैन। ओवरऑल आपने देख दिया। हाँ, ये जरूर डेफिनेटली वाक इरेक्ट करते थे, बिल्कुल करते थे। लंबर कर्व तो सब में होगा ही होगा, नहीं तो होगा लंबर कर्व नहीं होगा। तो ये बताओ ये चलेंगे कैसे? लंबर कर्व तो यहाँ से होगा, रामाभिथेकस से मान लिया था हमने, और यहाँ तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। इनके बारे में कहा जाता वाक इरेक्ट थे, बिल्कुल वाक करते थे, दो करके बाइक था, क्रेनियल कैपेसिटी राउंड हेड था। इनकी जो है 4 से लेके 4.5 फुट तक इनकी जो है हाइट थी, 4 से लेके 4.5 फुट तक। ये फ्रूगीवोर्स भी थे और ये मीट भी खा लेते थे, पेड़ पे भी छट जाते थे, मौका पड़ता था नीचे आ जाते थे, मीट भी खाते थे। डाइट तो इनकी ऑफ कोर्स ओमनिवोर थी। ओमनिवोर इसलिए थी क्योंकि मेनली तो ये क्या थे, कार्निवोर थे, कैनान बड़े थे ना, तो ये क्या थे, कार्निवोर थे। पर ये ईट, दे कैन एट द फ्रूट, पेड़ पे चढ़ के फ्रूट भी खाते थे, फ्रूगीवोर्स भी थे। जब ये फ्रूगीवोर्स होंगे और मीट भी खाते होंगे तो ओवरऑल क्या कहते हैं आप उसे, ओमनिवोर। पर ये प्रेफरेबली मीट पसंद करते थे। ये स्कैवेंजर भी थे, क्योंकि कोई मरा हुआ जानवर होता था उसको खा लेते थे, और मान लो कोई लायन वगैरह पीछे भागा तो उसको छोड़ के भागना पड़ता था, उसको चढ़ जाते थे। और फूड को गैदर करके घूमते रहते थे, कहीं से भी गैदर कर लिया। हाँ, एक बात बताऊंगा आपको,
इन्होंने फायर को यूज किया नहीं किया कोई नहीं जानता। पूछा जाता है ये फायर यूज किया नहीं किया, क्योंकि फायर यूज करने वाले कौन थे? वो होमो थे सबसे पहले, जिसे कहेंगे हैंडीमैन। ये नहीं पता। अच्छा, इन्होंने क्या टूल बनाया? नहीं, टूल नहीं बनाया, पर इन्होंने बोन को इस्तेमाल किया एज ए टूल। दे यूज द बोन एज ए टूल। जो मरे हुए जानवरों में कोई बोन मिल जाती थी, उसको लेके किसी के पीछे भाग लेते थे, ऐसे लेकर के ऐसे भाग ली, डंडा जैसे आपको भागता है ऐसे लेके भाग ली। तो इन्होंने टूल बनाए थोड़ी थे कोई, है ना, पर उन्होंने बोन को प्रोबेबली टूल के रूप में इस्तेमाल किया था, क्योंकि टूल यहां नहीं बने। ये बात मत भूलना, ये मत कह देना कि मैंने ये कह दिया टूल बनाया। मैं साफ कह रहा हूं टूल नहीं बनाए, बट दे प्रोबेबली यूज द बोन एज ए टूल, क्योंकि बोन जो पड़ी हुई थी डेड एनिमल्स की और किसी की, उनको इस्तेमाल कर सकते थे किसी भी जानवर को भगाने के लिए। क्योंकि आपको पता है स्केवेंजर तो थे ही, मीट को खाते रहते थे। कोई मान लो जो है फॉक्स बॉक्स आ गई, उसको भगाना पड़ेगा, नहीं भगाना पड़ेगा? पत्थर बर्तन से जो भी होगा भगाना पड़ेगा, ये सब काम करना पड़ेगा। तो ये काम थी, पर इनका जो है चेहरा वगैरह सब उसका था, क्योंकि जो फेस कैसा था, सभी का फेस, कोई चिन्ह नहीं थी। फेस कैसा था? प्रोग्नेथस काइंड, ऑर्थोग्नेथस नहीं है। ऑर्थोग्नेथस तो सिर्फ क्रो-मैग्नन का होगा। ये सुन लीजिए आप पूरी इवोल्यूशन हिस्ट्री में। तो ये आगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिन्हें हम जो क्या कहते हैं सदर्न एज भी कहते हैं, ये भी खूब एग्जाम हो जाता है। अब टाइम पीरियड पूछा जाता है, कौन सा टाइम पीरियड है इनका? अब क्या बता दूं इनका टाइम पीरियड? ये एक्चुअली में क्या है, 2 से लेके 3 मिलियन ईयर्स है। कुछ फॉसिल तो इनके प्लियोसीन में भी मिले हैं, पर ये अर्ली प्लेस्टोसीन के हैं। अर्ली प्लेस्टोसीन, अर्ली प्लेस्टोसीन, क्योंकि आप जानते हो क्लाइमेट के हिसाब से जो प्लेस्टोसीन पूरी एज है, ये बेस्ट सुटेबल एज है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द मैन, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन सब सुटेबल है। तो ये होगा 2 to 3 मिलियन ईयर्स। तो उसी को कहते हैं, आपके यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एन ऑस्ट्रेलोपिथीसाइन लाइन। ऑस्ट्रेलोपिथीसाइन लाइन का मतलब ये होता है कि इससे रिलेटेड सारे आ गए, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस आ गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफारेंसिस आ गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाइसी आ गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस आ गया, ये सारे आ गए। वो है ऑस्ट्रेलोपिथीसाइन, ये थीसाइन CIN, थीसाइन लाइन जो लिखा हुआ है, उस आगे 2 to 3 मिलियन ईयर्स लिखा हुआ है। उस समय ये लाइन थी। तो उस लाइन में उस ऑस्ट्रेलोपिथीसाइन जो एक आपने किस्म की एक छोटी सी लाइन डिफरेंट बना दी फैमिली टाइप, हालांकि फैमिली नहीं है, उन्हीं की सभी लोगों की उनकी सभी फैमिली में, तो कई हैं उसके अंदर। ये मैंने बता दिए 4, 1 2 3 4, उनमें सबसे पहले ये हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस। इनसे अगले आएंगे, कोई तो आएगी ना जो इवॉल्व होकर लाइन आएगी, तो वो लाइन कौन सी आएगी तब देखिए नेक्स्ट आएगी। अब आगे अगले जो है पिथेकैंथ्रोपस आ गए, अगले बार में कौन आ गए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस 1 2 3, ये आ गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब चौथे आएंगे, कौन से आएंगे? पिथेकैंथ्रोपस। पिथेकैंथ्रोपस में भी कई हैं। आज पिथेकैंथ्रोपस वर्ड को रिप्लेस कर दिया बाय द वर्ड होमो इरेक्टस। इस वर्ड को ही रिप्लेस कर दिया है। पिथेकैंथ्रोपस जो एक जीनस बढ़ता है, ये 2 वर्ड से रिप्लेस किया है, होमो इरेक्टस। ये पिथेकैंथ्रोपस से ही मतलब यही है। इसमें कई है लाइन, 1 2 3 लाइन। एक है हैंडीमैन, दूसरी है जावा एपमैन, तीसरी है पीकिंग एपमैन, या खाली जावा मैन भी कह सकते हो। एप इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी भी एप से रिजेंबल कर रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि जो हेड है वो कैसा है आपको बता दिया। हैंडीमैन कैसे हो, जावा मैन कह सकते हो। तो जब हैंडीमैन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हैंडीमैन का नाम है होमो हेबिलिस। इनमें सबसे पहले होमो हेबिलिस आया है, ये बता दूं आपको। एक और बात है, फॉसिल कब खोजा गया होमो हेबिलिस, जिसे कहते हैं हैंडीमैन।
इसी को कहते हैं नट क्रैकर मैन, इसी को नट क्रैकर मैन भी कहते हैं, नट क्रैकर मैन। इसका मतलब ये नट को तोड़ लेता था। हैंडीमैन मतलब इसी ने वेपन बनाए और पहली बार फायर प्रोबेबली यहीं बनी, इसी में होमो। जावा एक मैन, इसका पूरा नाम होगा आज होमो इरेक्टस इरेक्टस, क्योंकि पहले क्या नाम था, पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस। देखिए एक बात सुनिए आप ध्यान से, अगर होमो इरेक्टस वर्ड को किससे रिप्लेस किया, पिथिकेंथ्रोपस से। अगर पुराना नाम बोलता मैं इसका जावा एक मैन का, तो क्या बोलता आपको मैं, पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस। तो अब क्या बोलूंगा, अब होमो इरेक्टस तो पिथिकेंथ्रोपस के लिए है वर्ड, या पिथिकेंथ्रोपस के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है। तो अब मैं क्या बोलूंगा इसको, होमो इरेक्टस इरेक्टस। और अगर मैं पिथिकेंथ्रोपस से नाम बोलूं पुराना नाम, तो कैसे बोलूंगा इसको मैं, पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस, है ना। ऐसे ही आप दिए पिथिकेंथ्रोपस का क्या नाम बोलूंगा मैं, होमो इरेक्टस पीकाइनेंसिस, क्योंकि चाइना से मिला है ना, चाइनेंसिस या पीकाइनेंसिस, पीकाइनेंसिस, पीकिंग एप मैन, पीकिंग, बीजिंग, पीकिंग, ये सब शहर हैं यहाँ के चाइना के, पीकिंग एप मैन, ये हो गए, ये तीन थे इसमें पिथिकेंथ्रोपस। अगर मैं इसको पिथिकेंथ्रोपस बोलूं पुराने नाम से, तो क्या बोलूंगा, पिथिकेंथ्रोपस पीकाइनेंसिस। अब देखिए, जो ये हैंडीमैन था, इसका जो फॉसिल खोजा था, खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम है लीकी मैन, वो लीकी है जिसने इसका जो खोजा था वाइसी का, वो ही है। जावा एक मैन का खोजने वाले का नाम है, जिस बात की फॉसिल बात डिस्कवर हुआ थी, जावा रिवर के पास, जावा सुमात्रा जो है इंडोनेशिया के पार्ट है, जावा द्वीप, स्वर्णिक द्वीप। तो जावा में किसने खोजा था, ये यूजीन डुबोइस ने ये खोजा था। पीकिंग एप मैन का WC पाइक, इसने फॉसिल खोजा था पीकिंग एप मैन का। यूजीन यूजीन डुबोइस ने खोजा था जावा एप मैन का। अगर आप जानना चाहें त्वांग बेगी का फॉसिल किसने खोजा था, तो मैं नाम बता सकता हूँ, मैंने बता दूं क्या, तो रेमंड राइट बता दूंगी, बता दूंगा। हाँ, एफारेंसिस का नाम बता सकता हूँ, ये किसने खोजा था, ये वाला फॉसिल ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफारेंसिस, जिसे आपने क्या नाम दिया था, लूसी वुमेन जो नाम बोला था, इसका नाम था डोनाल्ड जॉनसन, मुझे नाम याद आ गया इसका। इसका जो फॉसिल खोजा था वो था डोनाल्ड जॉनसन, इसने फॉसिल खोजा था इसका, एफारेंसिस लूसी का। जिस औरत का खोजा था, किसी औरत ने नहीं खोजा था, वो तो औरत का फॉसिल था जो डोनाल्ड जॉनसन ने खोजा था, एफारेंसिस। पीछे जाइए बैक में, मैंने बता रहा हूँ किसने किस किस के फॉसिल खोजे थे। वाइसी का लीकी ने खोजा था, ऐसे ही किस किस ने खोजे थे ये फॉसिल, वो बताया मैंने नाम, कई बार पूछ लेते हैं पीसीएस में, उसमें तो खूब पूछे गए ये नाम, किसने कुछ का खोजा था। अब मैं क्रिएटिव कैपेसिटी में आता हूँ, ये तो देख गया। तो ये पिथिकेंथ्रोपस को मानता है जिन्होंने फायर को पहली बार यूज किया था, फायर। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये हैंडीमैन है, नट क्रैकर मैन है, इसका जो है क्रेनियल कैपेसिटी जो थी एवरेज में ये 600 से 750 के बीच थी, तो या 800 के बीच थी, तो ये मैं एवरेज बता देता हूँ 750 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी। और जावा एक मैन है, इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है, कहते हैं प्रोबेबली इसने मीट खाया था तो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई, इसकी 960 सीसी है क्रेनियल कैपेसिटी। आपके एनसीईआरटी में 900 सीसी लिखी मिलेगी। अच्छा, ये पीकिंग एप मैन है, इसकी ये थोड़ा हल्का है, पतला है, हल्का है, शॉर्टर है, बट क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा है, 1075 सीसी, यानी 1050 से ज्यादा, यानी 100 से भी ज्यादा, करीब करीब 100 सीसी ज्यादा है। ये खूब रोबस्ट है,
सही है, पर ये थोड़े पतले हैं इनके मुकाबले, पर इनका ब्रेन ज्यादा है, और हैं सब एक से ही। पहली बार फायर यूज करने वाले यही थे, फायर, और टूल बनाने वाले भी यही थे। ब्रोकाज स्पीच एरिया भी यहीं आया है, यानी जो हम कहते थे ना आर्टिकुलेटेड स्पीच, बोलने की ताकत ह्यूमन की। फायर इन्वेंट इनको कहते हैं। इन्होंने कैसे देखा होगा फायर पैदा हो गई है? कभी लाइटनिंग हुई होगी तो इन्होंने देखा, ये डर गए होंगे, बादलों में लाइटनिंग देख के बदल गए, फिर वो नीचे आई होगी तो उन्होंने देखा ये क्या फायर हुई, इसमें बहुत लोग मर रहे हैं। और कई बार जंगलों में इन्होंने देखा होगा जो माइक्रोबियल एक्टिविटी से भी फायर पैदा हो जाती है। कई बार आपस में जो फ्रिक्शन से जो पेड़ टकराते हैं उनके पत्ते, वहां से भी फायर पैदा हो सकती है। फायर को तो कई कारण हो सकते हैं। एक लाइटनिंग नेचुरल प्रोसेस है, बादलों में जो रगड़ से जो होती है। दूसरा क्या होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी इन दी जो ग्राउंड फ्लोरा पे जो नीचे रही जाती है फॉरेस्ट में। तीसरा क्या हो सकता है कि जो बाय द फ्रिक्शन ऑफ द लीव्स, जब हवा चले उससे जो है लीव आपने एक दूसरे से टकराए, तो ये सब फायर लगा देता है। प्रोबेबली फायर, ये फायर को कंट्रोल करना सीख गए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बड़ा बदलाव था, इसलिए अब ये मीट को पका के खाते थे। पहले कच्चा खाते होंगे, और ये पका खाने लगे, इन्हें देखा बीमारी भी कम होने लग गई और इनको बेनिफिट भी बहुत हुआ। और मीट खाने से क्या होता है, ब्रेन बढ़ता है। मीट किसका सोर्स है? प्रोटीन का, तो प्रोटीन का सोर्स मिल गया इनको आराम से। अगर मीट नहीं मिलता तो ह्यूमन का इवोल्यूशन इस प्रकार नहीं होता जैसा अब है। आप जानते हो इंडियन इतने हर्बीवोर्स क्यों हैं? क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर गंगा का एरिया है, जो दुनिया भर का जो ये एरिया था, इस एरिया में घास फूस बहुत हुई, तो लोगों ने पशु पाल लिए। पशु पाल लिए तो क्या होगा, घी दूध खूब मिलने लग गया। आगे समझ में, घी दूध मिलने लग गया, क्रॉप्स बहुत होने लग गई, तो हमें प्रोटीन की जरूरत जो है दूसरी चीजों से पूरी करने लग गए। तो हमें मीट, इसलिए हमने मीट का इस्तेमाल नहीं किया। और जगह पर इतना उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। आगे बात समझना, इसके लिए पीछे जो रीजन बता रहा हूं, फर्टाइल रीजन के कारण है। यहाँ पर गंगा का जो बेसिन है वो जिम्मेवार है। तो ये मैंने बता दिया आपको इनमें क्या थे। इनके जो है ये थोड़े से रोबस्ट भी थे, पर हाँ एक बता दूं, इनमें भी कोई भी लंबर कर्व तो हर एक में होगा ही होगा, क्योंकि स्टेट पार कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या, एक्चुअली इनमें भी नहीं होगी एब्सेंट। फायर इन्वेंट करने वाले हैं, ये रोबस्ट हैं, रिच खूब है यहाँ पर। ये रिच, जैसे बताऊं एक चेंज बताऊं तुम्हें, ग्रेट एप्स और चिंपांजीज में हमारे अंदर क्या है, ये जो रिज है ना, ये ऑर्बिटल रिज, ये जहां जो ब्रो है, आई ब्रो, ये कैसी है, थिन है। उनमें देखिए यहाँ रिज होती है बहुत, यहाँ गड्ढे टाइप का जो होता है यहाँ पर आइस के ऊपर, जिन्हें कहते हैं रिजिज, आई ब्रो रिजिज। किसमें मिलती है? चिंपांजीज में, ह्यूमंस में नहीं, क्यों ह्यूमन में ये बिल्कुल खत्म हो गई, बस आई ब्रो रह गई है। यहाँ बहुत गहरे गहरे गड्ढे से होते हैं, यहाँ पर ऊपर जो आंख अंदर लोग धसी हुई होती है चिंपांजीज की, या आप ग्रेट एप्स कह सकते हो। चिंपांजी को सारे एप्स में ये कहानी है। इसको बॉक्स में डाल देना, जो अभी बात मैंने बोली है, क्योंकि इसका यहाँ से संबंध हो चाहे ना हो। तो इनके अंदर भी रिज थे बाकायदा, इन पे यहाँ पर ऑर्बिटल रिजिज भी कहते हैं, या आईब्रो रिजिज बहुत थे बड़े बड़े यहाँ पर इनमें, विधि के अंदर। और चिन्ह इनमें नहीं थी, नो चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं थी। और प्रोगनेथस काइंड का ही फेस होगा, अभी भी प्रोगनेथस चलता आ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, और कोई चिन्ह नहीं होगी। अब पिथिकेंथ्रोपस के बाद में नंबर आ गया 4। इस पिथिकेंथ्रोपस को ही सबसे पहले क्या कह दिया, होमो। अगर कोई आज ही आपसे पूछता है सबसे पुराना हमारा इंसेस्टर कौन है, तो हम क्या कहते हैं, वो है होमो इरेक्टस। आज के टाइम क्योंकि हम होमो है ना, तो होमो का जो सबसे पुराना इंसेस्टर है उसे क्या कहते हैं हम, होमो इरेक्टस। यानी जावा एक मैन मानते हैं, पर वो जब मानते हैं जब होमो हिब्रिस नाम दिया हुआ हो ऑप्शन में। अगर होमो हिब्रिस दिया होगा तो आपका ओल्डेस्ट के नाम का होमो हिब्रिस हो जाएगा, आज के टाइम का मॉडर्न मैन का। और वैसे ह्यूमन इंसेस्टी में कौन है, रामापिथिकस। और मैन और चिंपांजी कौन है, ब्रायोपिथिकस। ठीक है, ओके। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आऊंगा 4 के बाद में। 4 के बाद में इसको वहीं छोड़ रहा हूं, और 4 के बाद में मैं एरो ऐसे बना रहा हूं
एरो बना रहा हूं ऐसे, है ना। इस एरो में एरो बना करके ऐसे यहां लिखूंगा मैं निएंडरथलमैन, जो पांचवा। पर निएंडरथलमैन जब लिखूंगा तो यहां से लाइन निकालूंगा दोनों साइड से दो, एक निकालूंगा सोलोमैन, सोलोमैन, और एक लाइन निकालूंगा यहां पे मैं हीडलबर्गमैन। दो ऑफशूट लाइन यहां से इस एरो से, ये चार पांचवें में जाने से पहले, यानी निएंडरथलमैन तक जाने से पहले बीच में एक सोलोमैन और ये हीडलबर्गमैन के बारे में कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है बेटा। समझ में नहीं आ रही क्या? देखिए मैं सही बच्चों को बता रहा हूं। अब यहां से मैंने थोड़ा मिटा दिया इसको, ताकि मेरे को लिखने के लिए कुछ मिनट तब भी जाएगा। तो अब देखिए, जब यहां से मैं पांचवी लाइन लेके जा रहा हूं निएंडरथलमैन, इसको निएंडरथलमैन को मैं समझाऊंगा यहाँ पांचवा ला करके निएंडरथलमैन को मैं समझा यहां दूंगा उसके बारे में। पर यहां जो ये हैं जो सोलोमैन यानी होमो सोलेंसिस, और इसका नाम हीडलबर्गमैन का होगा होमो एच हीडलबर्जेंसिस, या सीधा छोड़ो तुम हीडलबर्गमैन। इनमें क्या फर्क है मैं बताऊं। जो ये सोलोमैन है, ये सोलो रिवर में रहता है, ये सोलो रिवर, ये जावा में एक सोलो रिवर है, वहां है रिवर, वहां में रहती है बहुत सी सोलोमैन। इनकी जो एवरेज कैपेसिटी थी वो 1100 लेकर के 1150 सीसी थी, या 12 तक एक्सटेंड थी। ये जो जो हीडलबर्गमैन थे, हीडलबर्ग एक जर्मनी में एक वैली है, वहां मिले थे, वैली है हीडलबर्ग। हीडलबर्ग अपने आप में वैली है, वैली हीडलबर्ग वैली कहां पर है? जर्मनी में। उसके नाम पर नाम पड़ा था हीडलबर्गमैन। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, यानी जो ब्रेन का साइज बताता है, ये क्रेनियम में फिट होता है ना, जो उसमें रहता है ना, प्रोटेक्ट रहता है ब्रेन, तो उसका जो साइज होगा वही मानते हैं ब्रेन का हम। तो ये इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 1250 से 1300 सीसी, ये मानती। तो इससे थोड़ी बड़ी, यानी क्रेनियल कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। ये पॉइंट नोट किया आपने। पर ये जो है पिथेकेंथ्रोपस से होमो इरेक्टस या पिकानेंसिस से ये नहीं बने, ये तो लाइन खत्म हो गई है। आज का जो ह्यूमन का इवोल्यूशन निएंडरथलमैन जहां आया है वो ये बना है, ये आया है वहां पे सिर्फ पांचवी लाइन पे। तो पांचवी लाइन पे मैं तो इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, बस क्रेनियल कैपेसिटी बता दिया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं। तो इनका जो टाइम पीरियड था पिथेकेंथ्रोपस का, अगर आप टाइम पीरियड माने तो आप ये मान सकते हो 1.5 मिलियन से लेकर के 1 मिलियन तक का लेके चल सकते हो। कईयों में जो है 2 मिलियन तक भी लिखा रहता है, 2 मिलियन से लेके 1 मिलियन तक का, तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। जो निएंडरथलमैन है इनका टाइम पीरियड मानते हैं मिलियन नहीं है बेटा, ये होमो का तो जो है 5 लाख साल तक है, 5 लाख साल, यानी 1 मिलियन से लेकर के, या हैंडीमैन ने माना 1 मिलियन से लेकर, या 1.5 मिलियन से लेकर के 5 लाख साल तक, यानी हाफ मिलियन आ गया, सॉरी ये कह सकते हो 5 लाख साल तक है। 1.5 मिलियन का मतलब होता है 15 लाख, तो 15 लाख से लेकर 5 लाख तक का ये टाइम पीरियड है पिथेकेंथ्रोपस का। ये सारे 3-4 लाइन तो दिखाएंगे मैंने आपको। और ये होमो सोलेंसिस और हीडलबर्गमैन ये सब जो है थोड़े थोड़े और आगे। अब करीब करीब 1.5 लाख साल से लेकर के 40,000 ईयर तक रहेगी। कौन रहे? 1.5 लाख साल से लेकर के 1.5 लाख, ये सर कौन रहे? निएंडरथलमैन। निएंडरथलमैन का जो पुराना नाम था वो क्या था? होमो निएंडरथालेंसिस, ये नाम था।
निएंडरथालेंसिस, क्योंकि निएंडर एक वैली है जर्मनी में, निएंडर वैली, वहां इनके फॉसिल मिले हैं। तुम कहोगे हीडलबर्ग की भी वैली थी, जर्मनी में तो कोई वैली एक थोड़ी होती है, बहुत सारी वैली हो सकती है। तो वो निएंडर वैली में मिले थे तो वो हो गए निएंडरथालेंसिस, जो हीडलबर्ग में मिले थे वैली में वो ये जर्मनी में। तो ये जो मिले थे ये फॉसिल, जो सबसे पहले इनके फॉसिल बताए थे उसका नाम था फ्यूलरॉट, साइंटिस्ट का नाम है FUHLROTT, फ्यूलरॉट। फ्यूलरॉट ने इनके फॉसिल बताए थे, सबसे पहले फॉसिल ऑफ निएंडरथाल। निएंडरथाल का आज का जो नाम है वो है होमो सैपियंस निएंडरथालेंसिस। तो आप ये देखिए होमो सैपियंस जीनस स्पीसीज दोनों आ गए। तो ये तो आज का ही मैन हो गया ना, आज के मैन में उसमें क्या अंतर है? आज के मैन में निएंडरथालेंसिस बजाय सैपियंस वर्ड है, इसका मतलब ये फर्टाइल है। आज के मैन के साथ में इसकी फर्टिलिटी देखें कि स्पीसीज क्या होती है, लोएस्ट यूनिट होती है फर्टिलिटी की, मेटिंग की, उस प्रकार की। तो ये है, इसलिए हम कहते हैं एज ऑफ मैन, क्योंकि जब निएंडरथाल आ गए तो एज ऑफ मैन तो हो गई ना। और वैसे भी इसकी क्रेनियल जो कैपेसिटी थी वो करीब करीब 1400 सीसी थी, जो कि आज के मैन से क्लोजली रिजेंबल कर रही है। इनमें सबसे ज्यादा रिजेंबल किसी क्रेनियल कैपेसिटी करती है तो इसी की करती है, निएंडरथाल की, जिसे आप होमो सैपियंस निएंडरथालेंसिस कहते हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं जब निएंडरथाल आ गया, होमो सैपियंस आ गया, तो इसके बाद तो अब कल्चरल इवोल्यूशन होगा, पर नहीं, अभी क्रो-मैग्नन में और आएगा। ये देखिए होमो सैपियंस निएंडरथालेंसिस 1400 क्रेनियल कैपेसिटी है। They hide their body, they protect their body from the heights of the animals. विंटर के टाइम पे इन्हें जब ठंड लगती होगी तो ये क्या करते होंगे, जो एनिमल्स की जो खाल है उससे अपने आप को ढक लेते थे और केव्स में रह जाते थे। हाइट इनकी बहुत ज्यादा नहीं थी, 5 फीट के आसपास है या 4.5 फीट के थे, पर बॉडी बहुत रोबस्ट थी, इनकी हड्डियां बड़ी मजबूत थी। क्रेनियल कैपेसिटी आपने देखी बहुत ज्यादा है। आज के प्रेजेंट डे ह्यूमन से मिलती हुई है एग्जैक्टली, उससे कम नहीं है किसी प्रकार से, स्लाइटली ज्यादा हो सकती है पर कम नहीं, इसलिए मानते हैं क्लोजली है। क्योंकि आज की उम्र की 1350 की मान लें तो इनकी 1400 सीसी है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सिमिलर थी। इनकी खास बात क्या की थी? आपने आजकल जो आदिवासी देखे बहुत सी जगह पर जो सेरेमोनियल्स करते हैं और मरने के बाद में ईंटें पर धर के चलते हैं और रिलीजियस प्रोग्राम में भी बिलीव करते हैं, ढोल पीटते चलते हैं, ये भी ऐसा ही करते थे निएंडरथाल में। They believe in the immortality of the soul. बहुत बार क्वेश्चन हुआ, they believed in the immortality of soul. इसलिए ये मानते थे कभी भी आदमी जो आत्माएं मरती नहीं है, इसलिए ये आदमी दफना देते थे। आज भी बहुत से लोग हैं, बहुत से रिलीजियस हैं जो बिलीव करते हैं कि कभी ये जितने भी मुर्दे हैं कभी खड़े होंगे, जल जलाएगा जब खड़े होंगे। बताइए, ये तो निएंडरथाल के लोग भी बिलीव करते थे, तो बिलीव मत होइए अंतर नहीं यहाँ भी अब भी। तो देखिए आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, दे बिलीव्ड इन द इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल। इसलिए जब इनका कोई मर जाता था तो उसके साथ में क्या करते थे, सेरेमोनियल फंक्शन करते थे और साथ में डेड बरीड के साथ में फ्रूट वेजिटेबल्स खाने का सामान धर दिया करते थे, क्यों बाद में उसके खाने की जरूरत पड़ेगी। सो हेंस दे बरी देयर डेड्स अलोंग विद सम ईटेबल्स, दे बरीड देयर डेड्स अलोंग विद सम ईटेबल्स। इनके बहुत सारी रिचुअल्स को फॉलो करते थे, इसलिए कहते हैं रिलीजियस प्रोग्राम्स। केव्स में रह जाते थे, हंटर भी थे, एनिमल्स को मार के खाते थे, मेनली कार्निवोर थे क्योंकि बड़े बड़े थे। कोई चिन्ह नहीं थी, नंबर तक तो था पर चिन्ह अभी भी पैदा नहीं हुई। जब चिन्ह नहीं बनी तो क्या हो गया,
फेस कैसा रहा? प्रोग्नेथस काइंड, प्रोग्नेथस काइंड। आगे समझ में? प्रोग्नेथस काइंड ये है निएंडरथल मैन। निएंडर वैली में जिनके फॉसिल खोजे गए थे इतने हजार साल पहले। अच्छा, इनके बाद में कौन से आए? ये तो हो गए। छठे नंबर पे निएंडरथल मैन से आगे नेक्स्ट वाले। ये मैंने को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि पूरी लाइन बताऊंगा तो मैं पूरी लाइन को छोड़ दूंगा, बाकी सब चीजें बताऊंगा। अब देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ छठे लाइन देखिए आप, ये कैसे थे इनके बारे में कई चीजें बता दी मैंने। रिलीजियस सेरेमनी में बिलीव करना, इक्विबल के साथ दफनाना, रोबस्ट को डोना केव्स में रहना, बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेना, हाइट से होता है एनिमल से, हाइट ऑफ एनिमल से, हाइट ऑफ एनिमल से बचा लेना, विंटर वगैरह प्रोटेक्ट में रहना, इम्पोर्टेंट ऑफ दिस आउट, रिलीजियस सेरेमनी में बिलीव करना और क्लिनिक के बीच में ह्यूमन के बराबर। बस फर्क क्या है? चिन्ह पहला नहीं है और है। फेस कैसा है? प्रोग्नेथस का है। अभी भी वो ऑर्थोग्नेथस नहीं हुआ, हमारा कैसा? ऑर्थोग्नेथस। ऑर्थोग्नेथस मतलब जिसमें जो ये फोरहेड है क्या होता है? ये हाई होता है, स्लांटिंग नहीं होता और राउंडेड होता है। इनके बाद में इतने साल के बाद में कौन आ गए? अब आ गए क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन रॉक्स है, क्या है? फ्रांस में एक जगह है क्रो-मैग्नन रॉक्स, क्रो-मैग्नन रॉक्स। वहां से इनके फॉसिल खोजे थे। किसने? नाम है साइंटिस्ट का मैकग्रीगर। इस मैकग्रीगर ने फॉसिल क्रो-मैग्नन रॉक से जो फॉसिल खोजे उनको, जो कहां से? जो फ्रांस में जगह है ये, वहां से खोजे, उनके नाम पर नाम पड़ा इस मैन का क्रो-मैग्नन मैन। इसकी खास बात क्या थी? क्रेनियल कैपेसिटी इसकी 1600 सीसी थी एवरेज में, यानी वो जो है 1550 से लेकर के 1750 तक थी, एवरेज में थी। उसको लोग 1660 एवरेज मानते हैं क्रेनियल कैपेसिटी, और भी बढ़ गई है। ये कैसे थे? बिल्कुल 6 फुटे जवान थे, 6 फुटे बिल्कुल 6 फीट। उनसे बड़े थे वो तो 5 फीट के थे, 6 फीट के थे। बॉडी इतनी रोबस्ट नहीं थी, पर खास बात क्या थी? एक्सपर्ट हंटर्स। एरोज, तीर कमान, स्पीयर्स, इन सब का, भाला का उस सब का करते थे। भाला को यूं फेंक के मारते थे दूर से, आज हम भाला मारते हैं तो कितनी एक्सपर्ट थे ये। एरोज का भी इस्तेमाल जानते थे, स्पीयर्स का जानते थे। एक्सपर्ट हंटर थे, केव ड्वेलर्स थे। आप लोग केव ड्वेलर्स तो वो भी थे, कोई बात नहीं। खाली टाइम पे ये पेंटिंग करते थे। आप सोचिए, थिंकिंग आ गई, पेंटिंग। केव आर्ट्स की नहीं है, पेंटिंग्स, कलर्ड पेंटिंग्स, पेंटिंग्स मिली है। आप मालूम पड़े, कलर्ड पेंटिंग्स मिली है, नहीं की एक्सपर्ट राइटर्स थे, कलर्ड पेंटिंग्स मिली है। स्पीयर्स का भी इस्तेमाल करते थे, सभी क्या करते थे। इसमें कैसे थे? प्रोग्नेथस में होकर के फेस कैसा हो गया? ऑर्थोग्नेथस, ऑर्थोग्नेथस। अब तक कैसा था सभी का? प्रोग्नेथस था ना, स्लांटिंग टाइप का फेस था। अब तक निएंडरथल मैन तक, जहां से लेकर के ड्रायोप्थीकस से लेकर के निएंडरथल मैन तक, अब कैसा आ गया फेस? ऑर्थोग्नेथस काइंड। जो हमारे अंदर ह्यूमन में वही है, बिल्कुल ऑर्थोग्नेथस काइंड।
वही आ गया। कलर पेंटिंग से करते थे सभी, 6-6 फीट के जवान थे, एरो स्पीयर्स का इस्तेमाल करते, बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। फेस ऐसा है तो उनके मुकाबले मोर इंटेलिजेंट थे, केव ड्वेलर भी थे। इन क्रो-मैग्नन मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी बता दी मैंने कितनी थी, इतनी थी। इनका पूरा नाम क्या है? होमो सैपियंस फोसिलिस, फोसिलिस, होमो सैपियंस फोसिलिस नाम ये है। और ये सबसे पहले इनके जो खोजे थे फॉसिल, वो मैक ग्रेगर ने खोजे थे इन दी क्रो-मैग्नन रॉक ऑफ फ्रांस। फ्रांस की जो क्रो-मैग्नन रॉक थी वहां से खोजे थे। ऐसा माना जाता है, बेटा सुनिए, ये कौन से साल में रहते थे? ऐसा माना जाता है कि ये 50,000 से लेकर के लास्ट 10,000 साल या 20,000 साल तक थे, ईयर्स तक थे। यानी इन्हीं के टाइम पे, आपको बताऊं, इन्हीं के टाइम पे आइस एज आई थी। आइस एज, तो आइस एज आई थी ना 75,000 साल से लेकर के, जो बहुत ग्रेट, जहां बहुत सा पूरे अर्थ पे जो है आइस ही आइस हो गई थी, वो इन्हीं के टाइम पे आई थी। तो ये लोग कहते हैं ये इतने एक्सपर्ट थे कि क्रो-मैग्नन का जब सामना हुआ नेंडरथल से, तो उन्होंने नेंडरथल को मार दिया और उसके बाद में ये आ गए। और आज का जो मॉडर्न मैन है क्रो-मैग्नन से मेरा बना है। मॉडर्न मैन किससे बना? आज का जो मैन किससे बना है? क्रो-मैग्नन से। ये एक थ्योरी है। आज जो हमें मालूम पड़ा है जो साइंटिफिक चीजों से, वो ये मालूम पड़ा कि नहीं, ऐसे नहीं है, हम दोनों के हाइब्रिड से बने, यानी नेंडरथल मैन और क्रो-मैग्नन के मैन से बना है आज का मैन, इन दोनों के। अब तुम लोगों को कैसे बना होगा? क्योंकि ये क्रो-मैग्नन मैन जो थे कैसे थे? एक्सपर्ट ज्यादा थे इनके मुकाबले। डील डॉल में चाहे कमजोर हो, पर तुमने देख लिया वो एरो को भी फेंक के मार देते थे, एक्सपर्ट थे, स्पीयर का भी इस्तेमाल करते थे, एक्सपर्ट हंटर थे, केव डॉलर में कई चीजें जानते थे। तो ये क्या करते थे? ज्यादा बेहतर रूप से इनसे ज्यादा मजबूत थे। ये भी अपनी बॉडी को हाइड रखते थे, जैसे ये हाइड में प्रोटेक्ट रखते थे फ्रॉम दी हाइड, वो तो ये भी रखेंगे। ऐसा थोड़ी कि ये कर रहा है वो काम ये नहीं रहेंगे। सेरेमोनियल्स ये भी क्या करेंगे, जो ये कर रहा है वो तो ये भी कर रहा है। फर्क क्या है कि इन्होंने क्या, ऐसा माना जाता है आज की स्टडी में कि इन्होंने, इनके मेल ने इनके मैन को तो मारा, पर फीमेल को कैप्चर कर लिया, नेंडरथल मैन को, फीमेल को। जब फीमेल को कैप्चर कर लिया तो उसके साथ जो पॉइसन या मेटिंग से जो पैदा हुआ वो आज का प्रेजेंट डे ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि इन दोनों के जीन मिलते हैं आज के ह्यूमन में। तो ये जब ही पॉसिबल है कि उनके दोनों से हाइब्रिड हुआ। ये बात तो बताना चाहता हूं आपको। ओके, अब आते हैं लास्ट में, इसके बाद में तो ये फंस गए। उसके बाद में क्या हुआ? आज का जो मैन है वो आया। इसके बाद जो इवोल्यूशन है वो अनाटॉमिकल नहीं है, वो कल्चरल है। कल्चरल, वो कल्चर क्या है? 10,000 साल के आसपास में जो मॉडर्न मैन है, आपको पता है ये जो मैन है आज का, वो कैसे पैदा हुआ था? उसमें जाकर के होलोसीन एज में, ये भी होलोसीन एज ही है। होलोसीन एज में जाके क्या हुआ? उसका तो कल्चरल है, मैग्नम क्रो-मैग्नन बात। हाँ, एक काम जरूर हुआ है, बहुत से लोग कहते हैं ये रेट्रोग्रेसिव वो है, इवोल्यूशन है, क्योंकि ब्रेन का साइज तो घटा है। इनका एवरेज में देख रहे हो 1660 है, जबकि आज के मॉडर्न मैन का जो एज है, मैन का जो वो कितना है? 1400 सीसी एवरेज में, या 1350 सीसी है एवरेज में। दोनों में कोई बात बोल सकते हो। तो वो तो जो मैन का, जो आज के जो मैन का, तो वो तो किससे मिलता है? नेंडरथल मैन से। आज का जो मैन, उसका नाम क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया था, होमो सैपियंस। सैपियंस ये हो गया, फॉसिल इसके बाद आया, पर मैंने बता दिया दोनों के कॉम्बिनेशन से आया, फिर भी एक रेंज मानी जाएगी तो क्रो-मैग्नन के बाद आएगा। अच्छा, 10,000 ईयर है, क्या हुआ था? पहले आदमी ने क्या किया था? एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। जब एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देगा तो सेटलमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फसल काटनी भी है, घूमना थोड़ी है। तो एग्रीकल्चर जो है वो कब स्टार्ट किया? एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल स्टार्ट किया। उसके बाद में कई एज है ह्यूमन की, आप जानते हो। एक है पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ये सभी को क्या बोलते हैं? स्टोन एज बोलते हैं स्टोन एज। पैलियोलिथिक एज, उसके बाद में पैलियोलिथिक,
मीजोलिथिक और फिर है नियोलिथिक। तो जो मॉडर्न मैन आज का जो मैन पैदा हुआ है वो नियोलिथिक एज में हुआ है। ये जो स्टोन एज में, कौन से स्टोन एज में भी, नियोलिथिक एज में, वो 10,000 ईयर्स है वो क्या हुआ, मैन ने सेटलमेंट स्टार्ट करा और एग्रीकल्चर की। पहले एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में आप जानते हो किसको सबसे पहला माना जाता है, डॉग को हॉर्स को माना जाता है। कभी भी आप देख लीजिए, फिल्म देख लीजिए कोई भी, तो डॉग साथ साथ में चलता है ह्यूमन के बहुत पुराने टाइम से। ये वुल्फ का ही मॉडिफाइड है डॉग, वुल्फ वाले जीन होते हैं इसमें। तो कभी उसके कान यूं खड़े होते हैं, इसके कान नीचे को झुके होते हैं कुत्ते के। और जो सबसे पहली जो फसल उगाई होगी ह्यूमन ने, वो कौन सी उगाई, उसके बाद में माना जाता है वो रागी और होर्स ग्राम, ऐसा माना जाता है। तो उसके बाद तो ये है ह्यूमन की हिस्ट्री। बहुत से लोग कहते हैं ठीक है भाई, हमारी जो हिस्ट्री है वो अफ्रीकन मदर से है, क्यों 10,000 ईयर्स है वो जो है 3 बहन वहां से माइग्रेट हुई थी, 2 डूब गई थी, 1 बच गई थी। अफ्रीकन मदर क्यों कहते हैं, मदर इसलिए कहेंगे क्योंकि माँ का मतलब क्या होगा, हम सब एक ही से बने सारे के सारे। वो कैसे सी वहां घूम गए थे। हाँ, इसमें एक चेंज और था, जहां मुझे क्रो-मैग्नम और इसमें जो नेंडरथल में, नेंडरथल के अंदर जो नाक थी ना, ये नाक क्वाइट कैसी थी, अफ्रीकन नाक देखो, ये चपटी नाक होती है फ्लैट, और जबकि यूरोपियन की देखो ये कैसी होती है, नैरोवर। तो ये नैरोवर और फेस का कैसा होना, फ्लैटेंड होना। तो ये सब कहाँ आ गया था, क्रो-मैग्नम मैन में। नाक भी कैसी आ गई थी, थोड़ी सी कैसी हो गई थी, नाक भी नैरो, और फेस भी कैसा होगा था, फ्लैट। वो कैसा था, उनका फेस कैसा था, यहाँ का नेंडरथल का ब्रॉड। तो ये अभी भी अनाटॉमिकल चेंज ला रहा है। तो इसके बाद में कोई आपकी नाक पतली हो गई है, जितनी आप अपने इंडियन नाक देखते हो, ये चौड़ी नाक नहीं, ये पतली है बेटा, नहीं और भी तो बहुत चौड़ी होती है। तो ये जो है ह्यूमन की इंसेस्ट्री के बारे में था। अच्छा, ह्यूमन की इंसेस्ट्री में अगर आपसे कोई कहा जाए अभी का जो है रेंज बना लीजिए पूरी, कैसे है तो क्या है, तो क्या दिक्कत है इसमें भाई, रेंज बनाने में क्या दिक्कत है। लो मैं 1 मिनट बनाता हूं। सबसे पहले कौन है, अभी लोग 1 मिनट बना देता हूं। सबसे पहले कौन है, जो दोनों के इंसेस्टर हैं, ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस बाद में कौन आए, रामापिथेकस। रामापिथेकस जो मैन का इंसेस्टर, डेफिनेटली मैन्स इंसेस्टर, मैन्स इंसेस्टर। ये तो जो दोनों के बोथ एप्स एंड मैन, दोनों का इंसेस्टर। रामिथी मैन्स इंसेस्टर डेफिनेटली। इनके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में होमो इरेक्टस। सारे होमो इरेक्टस हैं, या पिथिकैंथ्रोपस और पिथिकैंथ्रोपस। पिथिकैंथ्रोपस के बाद में नेंडरथल मैन। नेंडरथल मैन के बाद में क्रो-मैग्नम मैन। क्रो-मैग्नम के बाद में मैन, मॉडर्न मैन जो हम हैं, ये हो गया भाई। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये पेड़ पे हैं, ये पेड़ से उतर के नीचे आएंगे, ये पेड़ पे ही है, आर्बोरियल हैं, नीचे में ये नीचे आ गए, वॉक करने लगते हैं। अभी भी ये पेड़ पे भी आ जाते हैं और नीचे भी घूमते हैं, ठीक है। ये दोनों हैं। ये होमो जो हैं, ये धरती पे रहते हैं। तो हुआ क्या है मैन के अंदर, सबसे पहले मैन में जो अगर आप चेंज देखें तो क्या है, सबसे पहले तो ऊपर से जो एप्स थे, जो हमारे इंसेस्टर थे, पहले तो नीचे उतर के आए। कहां पे आए, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट वाले बने। पहले आर्बोरियल थे, यानी क्लिपिंग से हटके टेरेस्ट्रियल आए। टेरेस्ट्रियल में उनमें जो है चेंजिंग आई, अनाटॉमिकल चेंजेस पूरी कहां के हो गई, नेंडर यहां पर जाकर क्रो-मैग्नम मैन। और उसके बाद में क्या आई,
कल्चरल इवोल्यूशन, अब हम कल्चर्ड आदमी हो गए, कल्चर, और उसके बाद में फ्यूचर आएगी। तो ये तो एक तो ये आर्गोरियल से नीचे आना, दूसरा अनाटॉमिकल चेंजेस का चलना, तीसरा जो है कल्चर इवोल्यूशन। तो 3 चीज हो गई है। ओके बेटा, तो इसी के साथ में मैं इवोल्यूशन को फिनिश कर रहा हूँ और ह्यूमन इवोल्यूशन कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं चैप्टर नंबर जो 7 था तुम्हारा 12th क्लास का, ये कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।